नमस्कार दोस्तों, इष्ट टीवी देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आर्द्रता को देखा है। अब देखते हैं बादल। बादल किसे कहते हैं तथा इनके प्रकार आदि पे हम चर्चा करेंगे। बादल किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। वायुमंडल में तैरता हुआ जल की छोटी छोटी बूंदें या छोटे हिमकणों का समूह बादल कहलाता है। यानी वायुमंडल में तैरता हुआ जल की छोटी छोटी बूंदें या छोटे हिमकणों का जो समूह है उसी को ही हम बादल कहते हैं। बादलों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी बादलों का वर्गीकरण। तो दो तरह से हम देखते हैं, ऊंचाई या स्थिति के आधार पर, दूसरा भौतिक प्रकार के आधार पर हम बादलों का वर्गीकरण करते हैं। ऊंचाई या स्थिति के आधार पर हम उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ, ऊर्ध्वाधर मेघ, यानी उच्च बादल, मध्य बादल, निम्न बादल, ऊर्ध्वाधर बादल, यह ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण है। भौतिक प्रकार के आधार पर यानी पच्छाभ मेघ, यानी पंछी पंख की तरह होता पच्छाभ मेघ, कपासी मेघ या रुई की ढेर की तरह होता है, इसलिए कपासी मेघ कहते हैं। अस्तरी मेघ यानी चादर की तरह, अस्तर की तरह यह होता है। वर्षा मेघ यानी मोटी चादर की तरह यह होता है वर्षा मेघ। यानी दो तरह से देखते हैं वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ जो जीरो से 2 किलोमीटर तक बादल होते हैं, उनको देखते हैं, उनको क्या कहते हैं। 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक बादल जो होता है वो निम्न मेघ होते हैं। ये निम्न मेघ होते हैं तथा बादल काले होते हैं। इनका नाम है अस्तरी कपासी, वर्षा अस्तरी तथा अस्तरी। ये 3 तरह के होते हैं, निम्न मेघ होते हैं। एक काले बादल होते हैं जो 2 किलोमीटर तक पाए जाते हैं ऊंचाई के क्रम में। 2 से 6 किलोमीटर तक मध्य मेघ, ये उच्च मेघ है, ये मध्य मेघ है, नहीं उच्च नहीं है, ये ऊंचाई के आधार पर 2 किलोमीटर तक ये मेघ होते हैं। 2 से 6 किलोमीटर तक जो मध्य मेघ हैं ये भूरे रंग के होते हैं, यानी मध्य कपासी, मध्य स्तरी। ये मध्य मेघ भूरे रंग के होते हैं। 6 किलोमीटर तक, ये 2 से 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक उच्च मेघ होते हैं, यानी ये श्वेत रंग के होते हैं। पछावी कपासी, पछावी अस्तरी। जो यहाँ उच्च मेघ है 6 से 12 किलोमीटर के बीच में, यहाँ कम तापमान होता है, कम जलवाष्प होता है, कम धूलकण होता है। लेकिन 2 से 6 किलोमीटर तक जो मध्य मेघ भूरे रंग के होते हैं, यहाँ कम तापमान होता है, लेकिन अधिक आर्द्रता होती है, अधिक धूल होती है। अब देखते हैं कपासी मेघ। ये कपासी मेघ कौन कौन थे? कपासी वर्षा मेघ, अधिक तापमान, बिजली चमक होती है, यहाँ ओला पड़ता है, वृष्टि पड़ती है, तड़ित झंझावट होती है। यहाँ कपासी मेघ यानी ऊर्ध्वाधर मेघ, यहाँ पर कपासी और ऊर्ध्वाधर मेघ। एक है निशादीप्त मेघ। निशादीप्त मेघ यानी गर्मी के समय में रात में बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये बहुत दुर्लभ होते हैं। कभी कभी ये दिखते हैं निशादीप्त मेघ। निशा मिस होता है रात, निशा मिस रात, रात को दिखाई देते हैं गर्मी के समय में, कभी कभी ये दिखाई देते हैं। बादलों का वर्गीकरण है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं वर्षा। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षण 3 प्रकार का होता है, गैसीय, द्रव, ठोस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में
संघनन की दर तीव्रतम होती है। जो ठोस वर्षण है इसकी संघनन की दर तीव्रतम है। यहाँ हिमपात होता है, ओलावृष्टि होती है, सहिम होता है, यानी ओला प्रथ द्रव जल दोनों यहाँ होता है ठोस वर्षण में। अब देखते हैं द्रव वर्षण में क्या होता है। द्रव यानी संघनन की दर यहाँ मध्यम होती है। संघनन की दर यानी वर्षा की दर यहाँ मध्यम होती है, लेकिन यहाँ वर्षा की दर तीव्रतम होती है ठोस में वर्षण में। द्रव वर्षण में संघनन की दर मध्यम होती है, जैसे पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती उष्ण शीतोष्ण, तड़ित झंझा, मानसूनी वर्षा, कृत्रिम वर्षा। कई तरह से वर्षा होती है द्रव वर्षण में। तीसरा है गैसीय वर्षण। गैसीय वर्षण क्या है? यहाँ संघनन यानी वर्षा की दर बहुत धीमी होती है जैसे ओस, कोहरा में अंतर्वायु राशि और सीमांत दो तरह के कोहरा होते हैं। तीसरा है स्मग, फोटो केमिकल स्मग और धुआं, एक गैसीय वर्षण है। वायु की जलवाष्प का संघनित होकर जल या हिम या ठोस के रूप में बदलना एवं नीचे गिरना वर्षण कहलाता है। यदि दोस्तों पूछ लिया गया कि वर्षण किसे कहते हैं, तो वायु है जलवाष्प का संघनित होकर, वायु की जलवाष्प में वह संघटित होकर जल हिम ठोस के रूप में बदलता एवं नीचे गिरना ही वर्षण कहलाता है। तो वर्षण को हम डिटेल से आइए देखते हैं। वर्षण का डिटेल किसे कहते हैं? तो वर्षण जैसे ओस, कोहरा, कुहासा, धुआं, पाला, इतने पे पहले चर्चा कर लेते हैं। वर्षण यानी जैसे संघनन यानी बादल जो संघनन है, वर्षा दो तरह की होता है। जो संघनन है दो तरह से है, कम ताप पर या हिमांक से अधिक ताप पर। यदि हिमांक से अधिक ताप पर ओस बनेगी, वर्षा होगा, बादल बनेंगे, कोहरा होगा, कुहासा होगा, धुआं होगा। कम तापमान पर अगर संघनन है, कम तापमान पर है तो ओला, साहिम, हिमपात, पाला आदि पड़ता है संघनन से। तो क्या होता है संघनन, कैसे होता है? तो सबसे नीचे कड़ी से हम इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। पहले वायु है, गर्म होती है एवं आर्द्रवायु है कोई, किसी अन्य कारण से ठंडी होती है, वायु ऊपर जाती है। तो यदि वायु ऊपर जाती है या किसी अन्य कारण से गर्म वायु ठंडी हो जाती है, इसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी इसमें वायु में। इसके बाद वायु संतृप्त हो जाएगी 100% पर और ओसांग बिंदु तक पहुंच जाती है। ओसांग बिंदु तक जब पहुंचती है तो वह संघनन होने लगता है, यानी बारिश होने लगती है। तो कोई गर्म वायु है किसी कारण से ठंडी होकर के सापेक्षिक आर्द्रता में बदल करके ओसांग बिंदु तक पहुंच जाती है और वर्षा होने लगती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ओस यानी ड्यू। ओस किसे कहते हैं? ओस के लिए शर्तें क्या क्या हैं? ओस के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं। इसके लिए ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए, तभी ओस पड़ेगा। रातें लंबी हो और ठंडी हो तब ओस पड़ता है। साफ आकाश हो, वायु में पर्याप्त नमी हो, शांत हवा हो, संघनन हो, हिमांक से ऊपर हो तो ओस जरूर पड़ेगी। रात में है ये रात की बात है। ठंडी एवं लंबी रातें। दिन में क्या है? दिन में सौर विकिरण से धरातल गर्म हो, वायु भी गर्म होकर वाष्पीकरण हो, तो रात में
धरातल ठंडा हो जाएगा, संपर्क की वायु में आकर के ठंडी होगी, जबकि उसके ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म है। इसके कारण भी ओस पड़ती है, यानी सौर विकिरण से धरातल गर्म जब होता है तो वायु भी गर्म हो जाता है वाष्पीकरण होकर के। जब वायु भी गर्म होकर वाष्पीकरण हो जाता है तो रात में धरातल ठंडा हो जाएगा, संपर्क की वायु ठंडी होगी, जबकि उसकी ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होगी, तो भी ओस पड़ती है। और तापीय प्रतिलोमन से भी यह बनता है। ओस जो है तापीय प्रतिलोमन से बनता है। जैसे संघनन के फलस्वरूप, यानी वर्षा के बाद संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प धरातल एवं ठोस वस्तुओं, पेड़ पौधों की पत्तियों से लपट कर छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं। इन्हों को ओस कहा जाता है। इस संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प धरातल एवं ठोस वस्तुओं, पेड़ पौधों की पत्तियों से मिलकर लिपट कर छोटी छोटी जल की बूंदों बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं। इन्हीं को ही ओस कहा जाता है। यह है ओस। अब देखते हैं दोस्तों कोहरा। कोहरा किसे कहते हैं? कोहरा धरातल के निकट एक बादल है। यह कोहरा धरातल के निकट होता है, छाया हुआ बादल है। तापीय प्रतिलोमन के कारण यह बनता है कोहरा। तापीय प्रतिलोमन हमने बताया दोस्तों किसे कहते हैं? संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प धरातल एवं ठोस वस्तुओं से, पेड़ पौधों की पत्तियों से लिपट कर तापीय प्रतिलोमन के कारण यह बनता है कोहरा। इसमें संघनन हिमांक से ऊपर होता है। जो संघनन है हिमांक बिंदु से ऊपर होता है एवं जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाभिकों से लिपटकर जल की छोटी छोटी बूंदों बनती हैं और हवा में तैरती रहती हैं। इन्हीं को ही कोहरा कहा जाता है। इसमें संघनन हिमांक से ऊपर होता है एवं जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाभिकों से मिलकर लिपटकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। इन्हीं को ही कोहरा कहा जाता है। कोहरा विकिरण कोहरा। कोहरा कई तरह से होता है, जैसे विकिरण कोहरा, अभिवहनीय कोहरा, घाटी पहाड़ी पे कोहरा, सीमांत कोहरा। कई प्रकार के कोहरा देखने को मिलते हैं। कोहरा के प्रकार हैं दोस्तों। तो कोहरा देखते हैं कौन कौन से कोहरा हैं, इनका डिटेल। जिसे विकिरण कोहरा, ये कौन कौन से हैं? विकिरण कोहरा दिन में सौर विकिरण, सूर्य के विकिरण से दिन में वाष्पीकरण होता है। गर्म एवं आर्द्र वायु बनेगी, इससे गर्म और आर्द्र वायु बनेगी। रात में पार्थिव विकिरण से, पृथ्वी के विकिरण से धरातल ठंडा होगा संपर्क वायु के कारण, लेकिन ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होगी। इसी को ही तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। इसके कारण भी बनेगा यह। वायु की जलवाष्प यानी आर्द्रताग्राही नाभिकों के चारों ओर संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनती हैं। जल बूंदों का घना समूह ही यह कोहरा कहलाता है। यानी ये विकिरण कोहरा है। दिन में भी रात में भी। दिन में सौर विकिरण से बनता है, रात में पार्थिव विकिरण से यह कोहरा बनता है। दूसरा है अभिगमनीय कोहरा। एक है अभिगमनीय कोहरा। ये क्या कौन सा कोहरा है? अभिगमनीय कोहरा यानी जैसे जलाशय, नदी, तालाब, सागर, झील के निकट यह बनता है अभिगमनीय कोहरा। धरातल जल्दी गर्म हो जाता है एवं जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए यह यहाँ अभिगमनीय कोहरा बनता है। दिन में जल एवं स्थल सौर विकिरण से गर्म होते हैं।
रात में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है। हवा ठंडी चलती है तो वह उच्च दाब होता है। स्थल से ठंडी वायु की तरह चलती है, स्थल से ठंडी वायु की तरफ चलती हैं जो वहाँ की अपेक्षाकृत गर्म है। तो वहाँ की अपेक्षाकृत जो गर्म वायु को ऊपर या कर लेती है। यह तापीय प्रतिलोमन के कारण परिणामतः कोहरे का निर्माण हो जाता है चारों तरफ जलाशय। इसे ही अभिगमनी कोहरा कहते हैं। यानी रात में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है तो वहाँ हवा ठंडी चलती है और उच्च दाब वहाँ बनता है। जब स्थल से ठंडी वायु उच्च दाब की तरफ वायु की तरफ चलती है तो वहाँ की अपेक्षाकृत गर्म जो हवाएं हैं उसको ऊपर कर देती है। तो क्योंकि इसी को ही तापीय प्रतिलोमन कहते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ कोहरा बनता है। इसी को ही अभिगमनी कोहरा कहते हैं। पहाड़ी घाटी में भी कोहरा बनता है। ये कौन कौन से कोहरे? पहाड़ी घाटी के कोहरा, पहाड़ी घाटी कोहरा। यानी रात्रि के समय पहाड़ों से ढाल के सहारे ठंडी हवा उतरती है। पहाड़ों से ढाल के सहारे ठंडी हवा नीचे उतरती है। वहाँ की अपेक्षाकृत गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। जब रात के समय पहाड़ों से ढाल के सहारे ठंडी हवा नीचे आएगी तो वहाँ गर्म हवा ऊपर चली जाएगी। यही तापीय प्रतिलोमन है। यहाँ से भी कोहरा बनता है, जिसे पहाड़ी या घाटी कोहरा कहते हैं। सीमांत कोहरा किसे कहते हैं? ये दो अलग अलग प्रकृति वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं, ठंडी और गर्म, एक गर्म हवा एक ठंडी हवा आपस में टकराती हैं, जैसे पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, तो इससे सीमांत कोहरा बनता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कोहरा के बाद देखते हैं पाला यानी तुषार किसे कहते हैं। तुषार पाला किसे कहते हैं? यानी यह भी धरातल के निकट ही होता है। पाला तुषार धरातल के निकट ही बनता है। ओस बनने जैसी यह प्रक्रिया होती है, जैसे ओस छोटी छोटी बूंदे, लेकिन संघनन हिमांक से नीचे होता है। यहाँ संघनन हिमांक बिंदु से नीचे होता है। इस कारण जलवाष्प सीधे जम जाती है। बर्फ के क्रिस्टल इससे बनते हैं। फसलों को यह नुकसान देता है। इसी को ही पाला का कहते हैं। पेड़ इसमें पाला लग गया क्योंकि यहाँ संघनन जो होता है हिमांक बिंदु से नीचे होता है। इसी कारण यहाँ जलवाष्प सीधे जम जाती है। प्रक्रिया क्या है इसकी? जैसे बर्फ है, जल है। बर्फ क्या है? बर्फ गलन की प्रक्रिया के कारण जल में बनती है। जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण इससे जलवाष्प बनती है। जलवाष्प से संघनन होती है। संघनन के बाद यह जम जाता है। बर्फ से सीधे जलवाष्प में बदलने तो क्या होगा? यदि बर्फ से गलन करो, जल हो, वाष्पीकरण होगा, तब जलवाष्प बनेगा, संघनन होगा, तब जाके यह जमेगा। यदि बर्फ से सीधे जलवाष्प में बदलें तो बर्फ से जल ना बनाए, जलवाष्प सीधे बदल दें तो ऊर्ध्वपातन इसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन है यह। यदि जलवाष्प से सीधे बर्फ बनती है, यदि जलवाष्प सीधे बर्फ बना दो जल ना बना करके, इसे निक्षेपण कहा जाता है। इसे निक्षेपण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वर्षा एवं वर्षा के प्रकार। तो इसको अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।